केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पश्चिम बंगाल के लोगों से जनसंवाद रैली के जरिए किया संवाद। राज्य में लगातार बढ़ रहे राजनीतिक हत्याओं के मामलों को लेकर ममता सरकार को घेरा। आयुष्मान भारत योजना को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं करने देने के लिए ममता बनर्जी सरकार की कड़ी आलोचना की। राज्यसभा चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए 19 जून को होना है चुनाव। चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में मनरेगा के तहत अब तक का सबसे ज्यादा 1,15,00,000 करोड़ रुपए का किया गया आवंटन। इस वित्तीय वर्ष में अब तक 6.69 करोड़ लोगों को मिला काम। आजीविका के लिए जल संरक्षण और सिंचाई, वृक्षारोपण, बागवानी से संबंधित कार्यों में लोगों को काम देने पर जोर। भारत में कोविड-19 के 1,29,214 मरीज हुए स्वस्थ। 7,466 लोगों की कोरोना से हुई मौत। 1,29,917 सक्रिय मामले। WHO ने कहा, दुनिया भर में कोरोना संक्रमण की स्थिति बेहद भयावह। देशों से की संक्रमण को काबू में करने के लिए प्रयास जारी रखने की अपील। दुनिया भर में 71 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित। मरने वालों की संख्या 4 लाख के पार। मैं हूं असीम मिश्रा। प्रवासी श्रमिकों की स्थिति को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो प्रवासी श्रमिक घर लौटना चाहते हैं उनको आज से 15 दिनों के भीतर अपने गांव या फिर जहां वो जाना चाहें भेजने का समुचित इंतजाम किया जाए। अदालत ने कहा कि राज्य श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार देने की स्कीम भी तैयार करे। इसके लिए पलायन कर गए सभी श्रमिकों की पहचान कर पूरी विस्तृत जानकारी वाला डेटा जो है वो तैयार किया जाए, फिर उनको समुचित रोजगार देने की स्कीम बनाई जाए। कोर्ट ने कहा कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के मुताबिक सभी श्रमिकों के स्किल मैपिंग का इंतजाम हो। साथ ही श्रमिकों के खिलाफ लॉकडाउन के नियम तोड़ने के आरोप में दर्ज सारी शिकायतें और मुकदमे वापस लिए जाएं या फिर रद्द कर दिए जाएं। और प्रवासी श्रमिकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, राज्य श्रमिकों को 15 दिनों के भीतर घर भेजने का इंतजाम करे, साथ ही साथ उन्हें स्थानीय स्तर पर रोजगार देने की भी व्यवस्था की जाए। और भाजपा की राष्ट्रव्यापी वर्चुअल रैलियों का आज तीसरा दिन है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज वर्चुअल रैली के जरिए पश्चिम बंगाल की जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश भर में लोकतंत्र की नींव मजबूत हुई, लेकिन बंगाल में आज भी राजनीतिक हिंसा जारी है। शाह ने कहा कि 2014 से बंगाल में 100 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जान गंवाई है और इन कार्यकर्ताओं की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। 2014 से बंगाल के अंदर परिवर्तन के लिए राजनीतिक संघर्ष करते करते 100 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी जान गंवाई है। मैं बहुत संवेदना के साथ आज 100 कार्यकर्ताओं के परिवारों को सलाम करना चाहता हूं कि आपके परिवार का त्याग, आपके परिवार का बलिदान सोनार बांग्ला के निर्माण में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इसका बहुत योगदान है और जब भी बंगाल के अंदर परिवर्तन का इतिहास लिखा जाएगा, आपके परिजनों ने जो बलिदान दिया है उसको स्वर्णिम अक्षर से लिखा जाएगा। और गृहमंत्री ने कहा कि भाजपा केवल राजनीतिक विस्तार के लिए ही नहीं बल्कि असल मायनों में राज्य को सोनार बांग्ला बनाना चाहती है। उन्होंने राज्य की ममता सरकार से कहा कि उन्हें अपनी सरकार के कामकाज का हिसाब देना चाहिए। हमारा आप हिसाब मांगती हो, मैं तो हिसाब लेकर आया हूं। आप कल जरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आपके 10 साल का हिसाब दीजिएगा और ध्यान से दीजिएगा, कहीं बम धमाकों की संख्या मत बता दीजिएगा, बंद फैक्ट्रियों की संख्या मत बता दीजिएगा, भाजपा के मार दिए कार्यकर्ताओं की संख्या मत बता दीजिएगा। हिसाब लाना है तो विकास का लेकर आइए ममता दी। मैं आपको कहता हूं कल आप हिसाब लेकर आइए। और अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना को लागू करने की अनुमति न देने के लिए ममता बनर्जी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी बंगाल में गरीबों के कल्याण पर ध्यान नहीं देती है, इसलिए वो केंद्र की योजना का लाभ बंगाल में गरीबों को नहीं लेने दे रही है।
मोदी जी लोकप्रिय न हो जाए इसके डर से ममता दीदी आयुष्मान भारत योजना को बंगाल की धरती पर उतारना नहीं चाहती। मैं पूछना चाहता हूं ममता दीदी से, क्या बंगाल के गरीब का अधिकार नहीं है? क्या बंगाल के गरीब को अपने बूढ़े बाप का छोटे बच्चे की इलाज कराने का अधिकार नहीं है? आयुष्मान भारत योजना से बंगाली क्यों विमुख है? आपकी राजनीति करने के लिए बहुत सारे मैदान है ममता जी, कोई मैदान आप तय कर दो, कर लेंगे दो दो हाथ। गरीबों के अधिकार को आप क्यों रोक कर बैठे? और मैं आज बंगाल की जनता को कहना चाहता हूं, ये सरकार बंगाल के गरीबों के अधिकार को रोक कर बैठी। हम किसानों को पैसा भेजना चाहते हैं, किसानों की सूची नहीं मिलती। हम गरीबों को आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से 5 लाख तक स्वास्थ्य का खर्चा देना चाहते हैं। आयुष्मान भारत योजना बंगाल के अंदर लागू नहीं होती। किस प्रकार की व्यवस्था आप कर? राजनीति की भी एक हद होती है और आप हमें कह रही है हम राजनीति कर रहे हैं। देश भर ने आयुष्मान भारत योजना स्वीकार ली, अंत में अरविंद केजरीवाल जी ने भी स्वीकार ली, मगर ममता दीदी आप क्यों नहीं स्वीकार रही हो? बंगाल की जनता आपको पूछना चाहती है और मैं भी पूछना चाहता हूं। और गृहमंत्री ने कहा कि भाजपा हमेशा अपने कामकाज का हिसाब जनता के सामने रखती है, लेकिन ऐसे भी सरकारें हैं जो 10 सालों से सत्ता पर काबिज होने के बावजूद जनता को अपने काम का हिसाब नहीं देती है। जब विचारधारा का, अपने स्वप्नों का विस्तार करना होता है तो जनसंपर्क और जनसंवाद बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। भारतीय जनता पार्टी का यह कार्य संस्कृति रहा कि जहां जहां जनादेश मिला, हमने हमेशा के लिए अपने हिसाब देने के लिए जनता के सामने हम जाते रहे। 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, 4 साल हो, 5 साल हो, हम जनता के सामने गए और हमारा हिसाब दिया। हम वो दलों में से नहीं है जो 10-10 साल तक बैठते हैं फिर भी शिकायतें ही करते रहते हैं। भाई सत्ता आपको दे दी, सरकार आपको दे दी और हालत नहीं संभल रहे हैं तो केंद्र पर हमले करना। हम वो दल नहीं है। हम सत्ता जब मिलती है तब परिवर्तन करने में विश्वास करते हैं। राज्यसभा की कुल 24 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए नामांकन की आज आखिरी तारीख है। 19 जून को होने वाले इस चुनाव के लिए आंध्र प्रदेश से 4, गुजरात से 4, झारखंड से 2, मध्य प्रदेश से 3, मणिपुर से 1, मेघालय से 1 और राजस्थान से 3 सीटों के लिए चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग ने जून जुलाई में खाली होने वाले 3 राज्यों की 6 और सीटों पर चुनाव का ऐलान भी 19 जून के लिए ही किया है, जिसमें अरुणाचल से 1, कर्नाटक से 4 और मिजोरम से 1 सीट शामिल की गई है। मतदान 19 जून सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा, जबकि नतीजे उसी दिन शाम 5 बजे तक आ जाएंगे। चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 24 सीटों पर चुनाव की सभी प्रक्रियाओं को 22 जून तक पूरा करने के आदेश दिए हैं। तो मतदान 19 जून को सुबह 9 से शाम 4 बजे तक होगा और नतीजे 19 जून को शाम में ही आ जाएंगे। इस बीच 19 जून को होने वाले 24 सीटों के राज्यसभा चुनाव में अब तक कई ऐसे उम्मीदवार सामने आ चुके हैं जिनकी वजह से ये चुनाव बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। इनमें मध्य प्रदेश की राज्यसभा सीटों पर बीजेपी की ओर से ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांग्रेस की ओर से दिग्विजय सिंह, राजस्थान में कांग्रेस की ओर से केसी वेणुगोपाल, वहीं गुजरात में मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच आमने सामने का है। यहां भी कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। इस चुनाव में सबसे दिलचस्प पहलू कर्नाटक से सामने आया है, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने नामांकन दाखिल कर दिया है। चालू वित्तीय वर्ष यानी 2020-21 के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के तहत 1,01,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ये इस कार्यक्रम के तहत अब तक का निधियों का सर्वाधिक आवंटन है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 31,493 करोड़ रुपए की राशि पहले ही जारी की जा चुकी है, जो कि चालू वित्तीय वर्ष के बजट अनुमान के 50% से ज्यादा है। अब तक 60 करोड़ 80 लाख श्रम दिवसों का सृजन किया गया है और 6 करोड़ 69 लाख व्यक्तियों को कार्य प्रदान किया गया है। मई 2020 में औसतन 2.5 करोड़ व्यक्तियों को प्रतिदिन कार्य दिया गया, जो कि पिछले साल मई में प्रदान किए गए कार्य से 73% अधिक है, जो कि 1.45 करोड़ व्यक्ति प्रतिदिन था।
वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान अब तक कुल 10 लाख कार्य संपन्न किए जा चुके हैं। आजीविका को बढ़ावा देने के लिए जल संरक्षण और सिंचाई, वृक्षारोपण, बागवानी से संबंधित कार्यों और व्यक्तिगत लाभकारी कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। और कृषि मंत्री ने कहा कि मनरेगा के तहत काम मांगने पर सरकार काम देने के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि उन्होंने प्रतिबद्धता जताई कि जैसे जैसे लॉकडाउन खुलेगा वैसे वैसे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए मौके मिलेंगे। और कोविड के ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो देश में कोरोना के सक्रिय मामले 1,29,917 हो गए हैं। 1,29,214 लोग कोविड-19 को हराकर ठीक भी हो चुके हैं। कोरोना के कारण 7,466 लोगों की मौत भी हुई है। और केरला में क्या कुछ हाल है? अनलॉक 1 में केंद्र सरकार की ओर से मिली छूट के बाद केरल में भी सभी धार्मिक स्थल आज से लोगों के लिए खोल दिए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा धार्मिक स्थलों को फिर से खोलने के बाद भक्त वामन मूर्ति मंदिर तिरुवनंतपुरम के श्री कांतेश्वरम शिव मंदिर में पूजा करना पहुंचे। मंदिर में भक्तों की ज्यादा भीड़ ना हो और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो, इसके लिए प्रशासन प्रतिबद्ध है। साथ ही केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक राज्य में मॉल, रेस्टोरेंट भी आज से खुल गए हैं। साथ ही राज्य में लोगों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का भी आग्रह किया जा रहा है। आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं की एक टीम ने कोविड-19 के प्रसार को कम करने के लिए फेस मास्क और पीपीई के लिए एक नैनो कोटिंग प्रणाली विकसित की है। यह नैनो कोटिंग मौजूदा मास्क में वायरस के खिलाफ सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत प्रदान करती है और रोग के संक्रमण के जोखिम को भी कम कर सकती है। इस कोटिंग का परीक्षण वायरस को 10 से 15 मिनट के भीतर प्रभावी तरीके से खत्म करने के लिए किया गया। कोटिंग में प्रयुक्त फोटोकेमिकल को वायरस को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया गया। और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने इस नई खोज की सराहना करते हुए कहा है कि यह हमारे कोरोना योद्धाओं के लिए मददगार होगा। उन्होंने जैव प्रौद्योगिकी विभाग के प्रोफेसर नवीन नवानी के नेतृत्व में काम करने वाली टीम को बधाई दी। पाकिस्तानी सेना ने आज जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने डीडी न्यूज को बताया कि आज सुबह पाकिस्तानी सैनिकों ने सीमावर्ती पुंछ जिले के मनकोट सेक्टर में एलओसी पर अकारण ही गोलीबारी शुरू कर दी। भारतीय सेना पाकिस्तानी गोलीबारी का माकूल जवाब दे रही है। वहीं बारामूला हंदवाड़ा राजमार्ग पर लादूरा रफियाबाद में सुरक्षा बलों की रोड ओपनिंग पार्टी को सड़क किनारे आईईडी विस्फोट मिला। मौके पर सेना का बम डिस्पोजल दस्ता बुलाया गया और उसे फिर डिस्फ्यूज किया गया। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 4,05,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। संक्रमितों का आंकड़ा 71 लाख के पार हो गया है। वहीं कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित देश अमेरिका में कोरोना से 19,60,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं, जबकि अमेरिका में 1,10,000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं कल अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क सिटी को खोल दिया गया, जहां कंस्ट्रक्शन, रिटेल और मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में कामकाज फिर से शुरू हो गया है। वहीं रूस में मॉस्को के मेयर ने कहा है कि राजधानी से जून में सभी तरह के जो बैन हैं, जो प्रतिबंध हैं, वो हटा लिए जाएंगे, जिसमें ब्यूटी सैलून, वेटनरी क्लिनिक खुल जाएंगे, जबकि म्यूजियम 16 जून से और जिम और रेस्टोरेंट 23 जून से खुलेंगे। रूस ने पढ़ाई, काम और इलाज के लिए विदेश जाने वालों को इजाजत दे दी है। रूस में कोरोना वायरस से मृतकों की कुल संख्या 5,963 हो गई है। संक्रमण के कुल मामले 4,76,000 से ज्यादा हो गए हैं। वहीं ब्रिटेन में कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए ब्रिटेन में आने वाले सभी यात्रियों के लिए 14 दिवसीय क्वारंटीन कल से शुरू हो गया है। ब्रिटेन में कोरोना से संक्रमण के मामले बढ़कर 2,88,834 हो गए हैं। ब्रिटेन में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या 40,000 से अधिक हो चुकी है। ब्रिटेन के हेल्थ सेक्रेटरी ने कहा है कि अगर संक्रमण की दूसरी लहर आती है तो ये अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही हानिकारक साबित होगी।
और कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच सबसे ज्यादा दैनिक वृद्धि होने से विश्व स्तर पर हालात बिगड़ते जा रहे हैं, जिसमें मध्य अमेरिका में स्थिति अपने चरम पर है। WHO ने इस पर चिंता जताते हुए कहा है कि रविवार को दुनिया भर में 1,36,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, जिसमें 75% मामले अमेरिका और दक्षिण एशिया से हैं। विश्व में ब्राजील इस महामारी के आकर्षण का केंद्र है, जो कि अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है। वहीं दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक 4 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। A lot of work that needs to be done, and we need everyone to remain focused on achieving the goal at hand, which is stopping this pandemic, which is suppressing transmission and saving lives, and there's a lot more work to do. So let's celebrate the successes that we do have, but let's remain focused on the remaining work that needs to be done, because unfortunately this is far from over. तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।